तो शुरू किया जाए फिर। चलिए, तो कल हम कहाँ थे? कल हम आर्टिकल 25 को देख रहे थे कि आर्टिकल 25 तक हमने देखा था, 21 देखा था, 22, 23, 24 पूरा कर लिया था। आज हम देखेंगे आर्टिकल 25 और बाकी के जो बचे हुए फंडामेंटल राइट्स हैं उनको देखेंगे। फिर अगर टाइम मिलेगा तो डीपीएसपी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो हमने कल ये बताया था कि आर्टिकल 25 जो है वो आपका बात करता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात करता है और इसकी बात करता है टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, ठीक है। तो इन इन चीजों की बात करता है। लेकिन मेन जो है जब ये बात करता है तो ये बताता है कि देर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी राइट, हमने पहले ही जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेते तो हमने इस बात को बताया था, ये बात को हमने जाहिर किया था कि भाई जो है आपका वो कोई भी फंडामेंटल राइट हो वो क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कहीं ना कहीं कुछ जो है उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। इसी तरीके से यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो? ये रेस्ट्रिक्शंस जो है हमने बताया था कि 4 तरीके के रेस्ट्रिक्शन है। पहला क्या है? पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है, हेल्थ है एंड अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट थर्ड। यहाँ पर 4 तरीके की रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। जब आप हम आगे आर्टिकल 26 देखेंगे तो वहां पर 3 तरह की रेस्ट्रिक्शन है। ये जो चौथी रेस्ट्रिक्शन है, अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट थर्ड, वहां पर ये मेंशन नहीं है, ठीक है। जब हम 26 देखेंगे तो डिस्कस करेंगे। सर जी। सर स्क्रीन को जूम कर लें, थोड़ा छोटा दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिए। अब कैसे दिख रहा है? अब सही दिख रहा है? यस सर। थैंक यू। ठीक है। तो हम जिक्र कर रहे थे इस बात का कि देर आर 4 रेस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज की गई हैं आर्टिकल 25 पर। और हमने बताया कि जब हम आर्टिकल 26 पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे 26 में 3 रेस्ट्रिक्शंस आर देयर। ये जो 4th रेस्ट्रिक्शन है, अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट थर्ड, वो वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अभी आर्टिकल 25 पे ही स्टिक रहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया है कि प्रीएम्बल में जब हमने देखा था कि इंडिया क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है, और सेक्युलर स्टेट को जब हमने देखा था तो उसको क्या होता है, इट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, इसका ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। और फिर हमने जिक्र की थी कि भाई ये क्या है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के बाद में बात करता है, जिसको हमने आपके अरुणा रॉय वाले केस में देखा था, ठीक है। तो हम एक एक करके डील करेंगे कि क्या क्या चीज है। कल हमने ये केस पढ़ भी लिया था, लेकिन फिर से दोबारा से देख लीजिए कि इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस है, इसको सबरीमाला टेम्पल केस कहा जाता है। अभी इसको क्या कर दिया गया, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के डॉक्ट्रिन के ऊपर क्या कर दिया गया इसको। ये केस तो डिसाइड हो गया था, लेकिन इसका ही एक जो है क्या कर दिया गया है, रेफर कर दिया गया लार्जर बेंच को, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया था कि कोई भी राइट्स या कोई भी फ्रीडम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए क्या है, इट इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये इस केस में बेसिकली जो मेन इसका जिस जो था वो ये था, ठीक है। हमने पहले ही जिक्र किया है कि एसआर वोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हमने पहले बताया था, जब हम प्रीएम्बल को डिस्कस कर रहे थे, कि सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक फीचर कहां पर दे रखा है, वो किस केस में कहा गया था, एसआर वोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है, जिसमें ये कहा गया था कि सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने जब वहां पर भी जिक्र किया था, जब सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने अरुणा रॉय का केस भी डिस्कस किया था, 2002 का केस था, जिसमें हमने कहा था, क्योंकि ये केस रिलेटेड टू जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको जो है क्या किया था, सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके अगेंस्ट में एक रिट, सॉरी, एक जो है केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें क्या है, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 के केस में क्या कहा कि हमारा जो सेक्युलरिज्म जो है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। पॉजिटिव का मतलब हम जो है क्या कहते हैं कि हम ईच एंड एवरी रिलीजन को क्या देंगे, इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, इक्वल ट्रीटमेंट होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। जब भी रिलीजन की बात आएगी, जब भी रिलीजन के बारे में जिक्र आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव मीनिंग के तौर पर लेंगे, और सारे धर्मों को समानता के अनुसार, है ना, इक्वल फुटिंग पर हम देखेंगे। किसी भी धर्म को हम जो है वो अलग फुटिंग पर नहीं देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जब हम आर्टिकल 25 के शुरू में पढ़ेंगे तो हमने क्या देखेंगे, वो रेस्ट्रिक्शंस के अलावा क्या है,
फ्रीडम ऑफ कॉन्फाइनेंस की बात होती है। फ्रीडम ऑफ कॉन्फाइनेंस की जब जब बात होगी तो हम फ्रीडम ऑफ कॉन्फाइनेंस से मुराद क्या है? इनर फ्रीडम, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदरूनी जो हिस्सा है उसके बारे में बात करता है। क्या है? इनर फ्रीडम के बारे में बात करता है, यानी कि एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की क्या रिलेशनशिप होगी गॉड के साथ, उसके बारे में बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके की इनर फ्रीडम है जो इंडिविजुअल को एक मोल्ड करता है कि उसकी क्या रिलेशनशिप होगी गॉड के साथ, जिस तरीके से वो चाहे, जिस भी तरीके से वो उसको चाहे उसको कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने बात की थी टू प्रोफेस के बारे में। तो जब हम टू प्रोफेस के बारे में बात कर रहे थे कि कोई भी पर्सन को ये अधिकार है कि वो अपना रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, तो प्रोफेस के मामले में क्या आता है? प्रोफेस का मतलब होता है डिक्लेयर ओपनली, यानी कि वो इंसान डिक्लेयर कर सकता है कि यस आई बिलोंग टू दैट रिलीजन, आई बिलोंग टू दैट डिनोमिनेशन, आई बिलोंग टू दैट पार्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी अधिकार है, ये भी अधिकार दिया हुआ है हमारा आर्टिकल 25 में कि आप अपने रिलीजन को ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड फ्रीली वंस फेथ एंड बिलीफ, जो उसके फेथ हैं, जो उसके बिलीफ हैं, जो उसके कस्टम्स हैं, उनको क्या कर सकता है? वो आपके ओपनली डिक्लेयर कर सकता है। इसी को टू प्रोफेस किया गया, यही आर्टिकल 25 में है। इसी तरीके से हमने प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस देखा था, हमने तीन चीज देखी, 3P देखी थी, 1P, 2nd P और 3rd P। पहले में क्या था? प्रोफेस, दूसरे प्रैक्टिस, तीसरे में प्रोपोगेट। प्रैक्टिस क्या है? कि आप कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे भाई आप अगर इफ यू बिलोंग टू अ हिंदू रिलीजन, तो आप क्या करेंगे? मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें करेंगे। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप क्या करेंगे? इफ यू बिलोंग टू इस्लाम रिलीजन, तो आप क्या करेंगे? भी आप मस्जिद में नमाज परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और वो जो भी रिचुअल्स हैं और जो भी कमांड्स हैं ऊपर वाले की, वो क्या है? फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसको क्या है? प्रैक्टिस करने का भी अधिकार है। ठीक है, तो स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा एक्सेप्ट 4 रेस्ट्रिक्शन के अलावा, जो इन सारी चीजों को क्या करे? रोकेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको अधिकार होगा प्रोपोगेट करने का। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड योर रिलीजन, यू कैन स्प्रेड योर रिलीजन व्यूज, रिलीजियस व्यूज को आप अपने, जो आप जिस भी धर्म से, जिस भी फेथ से बिलोंग करते हैं, उसको आप, अगर आपको वो पसंद आ रहा है, दूसरों को भी कह सकते हैं कि भाई आप उस फेथ की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्प्रेड और पब्लिसाइज करने का भी अधिकार हमारे संविधान ने अंडर आर्टिकल 25 में दे रखा है। तो क्या क्या समझ में आया? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस जो इनर फ्रीडम है, प्रोफेस डिक्लेयर कर सकते हैं ओपनली, प्रैक्टिस का मतलब कोई भी रिचुअल्स राइट जो प्रेस्क्राइब रिलीजियस प्रैक्टिसेस के दिए हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोपोगेट का मतलब आप अपने रिलीजन के जो भी व्यूज हैं और जो भी आप उनके जो कर्म कांड हैं उनको क्या कर सकते हैं? आप स्प्रेड एंड पब्लिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था, जहां पर भाई जैसे आप जानते हैं राम मंदिर का जो केस था और जो बाबरी मस्जिद का केस था, वो उससे रिलेटेड, इसी इस्माइल फारूकी केस से रिलेटेड था, जहां पर ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है ऑफर प्रेयर करना या वर्शिप करना रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन हर जगह करना रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो ये इस केस की मेन हेल्डिंग थी। ठीक है, इसी तरीके से चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल ऑफ इंडिया वर्सेस KKRMC वेलफेयर एसोसिएशन है। इसमें क्या हुआ था कि भाई कोई भी पर्सन अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने शुरू में पढ़ा था कि भाई क्या है? हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। जब वहां पर रेस्ट्रिक्शन पढ़ेंगे तो क्या क्या दे रखे हैं? 4 रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। तो जो हेल्थ के ग्राउंड पर यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि भाई आपका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्रीडम की, अगर आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी पर्सन को ये अधिकार नहीं है कि वो नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करे। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हुआ था कि जो चर्च में जो डम जो मतलब ढोल ताशे होते हैं उनको जो बजाया जाता है, उसके रिगार्डिंग ये केस था। या फिर आपको कह सकते हैं जो लाउड स्पीकर्स पर जो भी चीजें होती हैं उसके रिगार्डिंग कहा था। तो इसमें यही कहा गया था, मेन इसका जो रिशु डिसेंडाई था इस केस का, वो ये था कि भाई रिलीजियस प्रेयर्स थ्रू लाउड स्पीकर आर नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। तो जब आप आर्टिकल 25, 26 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बार बार एक वर्ड आ रहा होगा, एसेंशियल प्रैक्टिस, एसेंशियल प्रैक्टिस। ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। आज जो वक्फ का केस था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वक्फ मतलब जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट का जो व्यू था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने भी ये कहा कि भाई जो वक्फ जो है वो क्या है? एक तरीके का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये एक आर्ग्यूमेंट दिया है। तो अभी क्योंकि ये मैटर जो है रेफर कर रखा है लार्जर बेंच को, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी फॉर द टाइम बिंग हमारे जो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग में,
तो लाउड स्पीकर को क्या कहा, इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी रिलीजन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, उसको मतलब आप कोई भी नॉइज पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकते इन द गाइज ऑफ कि आप यू आर परफॉर्मिंग योर रिलीजियस ड्यूटीज और डिस्चार्जिंग योर रिलीजियस रिचुअल्स। ठीक है, ऐसे ही जब आप देखेंगे आर्टिकल 25 क्लॉज 2 है, तो हमने 4 रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी देख लिए, फिर हमने उसके बाद राइट्स देखे, राइट टू फ्रीडम ऑफ कंशाइंस देखा, फिर हमने उसके बाद देखा भाई आपका आजादी है, आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप देखेंगे आर्टिकल 25 क्लॉज 2, तो आर्टिकल 25 क्लॉज 2 में आप ये पाएंगे कि वहां पर स्टेट, देखिए स्टेट जो है रिलीजियस मैटर्स में, हमने पहले बोला कि स्टेट का रिलीजियस मैटर्स में क्या होगा कि भाई वो न्यूट्रल रोल प्ले करेगा। लेकिन जब अदर सेक्युलर एक्टिविटीज आएंगी, यानी कि नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज, दैट इज सेक्युलर एक्टिविटीज की बात आएगी, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जुड़े हो, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से जुड़े हो, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से जुड़े हो, तो उसमें स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट कैन मेक लॉ। यही मैंडेट है आर्टिकल 25 क्लॉज 2 का। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 का मैंडेट क्या है, वो यही कहता है कि स्टेट कैन मेक लॉ फॉर रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग। कोई भी लॉ बनाकर रेगुलेट कर सकता है और रेस्ट्रिक्ट कर सकता है क्या, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटीज को जो कि रिलीजियस प्रैक्टिस से एसोसिएटेड हो। ठीक है, और दूसरी एक और बात यहां पर कर दी कि सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म और थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू, जो भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पब्लिक कैरेक्टर हैं, वो किसके लिए ओपन कर दिए जाएंगे, ऑल क्लासेस ऑफ पीपल और सेक्शंस जो हिंदूज में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया आप लोगों को, ये समझ में आया? यस। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं आपका आर्टिकल 26। जैसे हमने बात की थी कि आर्टिकल 25 जो है बेसिकली डील करता है इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। जब हम आर्टिकल 26 पढ़ेंगे तो हम एक अंतर जो देखेंगे, वो पहले ही एक अंतर हमने बताया था कि जब हम आर्टिकल 26 देख रहे थे, जब हम शुरू में बात कर रहे थे, देयर आर 4 रेस्ट्रिक्शन imposed under article 25 on freedom of religion, but when it comes to article 26 there are 3 restrictions। ठीक है, public order, morality and health। the 4th restriction that is other provision और other provision of this part जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो एक आपका डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा बेसिक डिफरेंस क्या है, आर्टिकल 25 में क्या है आपका, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात की है, जबकि यहाँ पर कलेक्टिव जो फेथ है उसके बारे में बात की है। जब आप पढ़ेंगे इसकी लैंग्वेज को, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, व्हाट इज डिनोमिनेशन, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक सिस्टम ऑफ बिलीव्स रखते हैं। अभी हम इसको आगे देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, एसपी मित्तल वाले केस में इसको डिस्क्राइब किया गया था या डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिफरेंस तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन क्या है, 3 रेस्ट्रिक्शन हैं। ध्यान रखना, बहुत बार पूछे गए हैं ये। 25 दे देगा, कभी 26 दे देगा, आप कंफ्यूज हो गए यार 25 में कम थे या 26 में कम थे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहले में 4 है, दूसरे में 3 है। ठीक है, ऐसा करके ध्यान रखना। तो क्या कह रहा है ये आर्टिकल 26 कहता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन। जब डिनोमिनेशन वर्ड यूज आ गया, जब आप वहां पर आर्टिकल 25 पढ़ लेते, वहां पर डिनोमिनेशन वर्ड नहीं आया था, वहां पर ऑल पर्सन्स आर इक्वली पर्सन्स वर्ड यूज हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर वहां पर इंडिविजुअल के बारे में बात की गई है, और यहाँ पर क्या बात की है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में बात की, यानी कि लोगों के बारे में, ज्यादा लोगों के बारे में या उनके सेक्शंस ऑफ पीपल के बारे में बात की गई। ठीक है, तो क्या है, 4 चीजें मेंशन की है कि उनको क्या अधिकार है, डिनोमिनेशन को और एनी सेक्शन क्या अधिकार है उनको अधिकार है टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। वो क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं उनको कैसे चलाना है उन इंस्टीट्यूशन को जो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के होंगे। ठीक है, तो कर सकते हैं। दूसरा, टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ, कुछ मैटर्स ऑफ रिलीजन होंगे कि भाई कैसे प्रार्थना कब होगी, नमाज कब होगी। ठीक है, तो ये कब चीजें होंगी, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने ओन अफेयर्स को, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उनका टाइमिंग क्या होगी, आरती की टाइमिंग क्या होगी। ठीक है, तो वो उस तरीके से चीजों को मैनेज करेंगे अपने अफेयर्स को। ये अधिकार है, उन डिनोमिनेशन को अधिकार है, और एनी सेक्शन को अधिकार है, वो अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकता है, रिलीजियस अफेयर्स को। ठीक है, तीसरा क्या है, टू ओन एंड अक्वायर, वो ओन कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, अक्वायर खरीद भी सकते हैं, खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। चौथा क्या है, तो एडमिनिस्टर करेंगे उन प्रॉपर्टी को
अकॉर्डेंस विद लॉ के अनुसार जो है उसको एडमिनिस्टर करेंगे, यानी कि अगर उसको ट्रांसफर करना हो ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर उस पर लीज देना हो लीज दे सकते हैं, ठीक है, जो भी उनको उचित लगता है लॉ के हिसाब से, जो उनको प्रॉपर लगता है लॉ के हिसाब से, वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमने आर्टिकल 26 में क्या देखा, 26 में हमने देखा कि ये क्या है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी हेल्थ, एवरी रिलीजियस डोमिनेशन के और एनी सेक्शन के पास क्या है, राइट्स है एस्टेब्लिश करने का, मेंटेन करने का इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, और अपने अफेयर्स को, रिलीजियस मैटर्स के अफेयर्स को मैनेज करने का उनके पास अधिकार है। तीसरा अधिकार क्या है, उनको अधिकार है कि वो ओन कर सकते हैं और अक्वायर कर सकते हैं मूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी को। चौथा अधिकार ये है कि वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं सच प्रॉपर्टी को इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, विधि के अनुसार वो जो है क्या करेंगे, उसको एडमिनिस्टर करेंगे। अच्छा, बहुत फेमस केस हुआ था एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1983 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि रिलीजियस डिनोमिनेशन, क्या रिलीजियस डिनोमिनेशन हो, कोर्ट के समक्ष क्या एक वो आया, क्वेश्चन आया कि भाई रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि रिलीजियस डिनोमिनेशन होने के लिए a denomination must satisfy the following requirements, क्या 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 following requirements है कि it must be a collection of individuals, क्या होना चाहिए, collection individuals होना चाहिए, बहुत सारे लोग हो, who have a system of beliefs, जिनका एक system of belief हो, which they regard as a conducive to their spiritual well-being, जो वो ये समझते हैं कि वो उनके स्पिरिचुअल वेलफेयर के लिए, स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए क्या है, वो जरूरी है, वो नेसेसरी है, ठीक है। तो वो क्या है, हमने पहले बताया कि ये एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ था कि देयर आर रिक्वायरमेंट जिनको रिलीजियस डिनोमिनेशन होने के लिए वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या रिलीजियस डिनोमिनेशन होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए जिनका एक सिस्टम ऑफ बिलीफ हो, जो क्या मानते हो, ये रिगार्ड करते हो कि जरूरी है उनके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए। दूसरा क्या हो कि उनकी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो। तीसरा क्या है, दे मस्ट बी अ डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्ट नेम, उनका एक डिस्टिंक्ट नेम हो, ठीक है। कोई ऐसा ना हो कि रिजेंबल करता हुआ नाम हो, दूसरे रिलीजन से रिजेंबल करता हुआ नाम हो, बल्कि क्या है, एक रिलीजियस डिनोमिनेशन होने के लिए क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीन चीजें, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जिनका एक सिस्टम ऑफ बिलीफ्स हो, दूसरा कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो, तीसरा डिस्टिंक्टिव नेम हो। तो ये एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होगा, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये उसको बताया, ठीक है। समझ में आया ये चीज? चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई। एक जो हमने डिफरेंस बताया था वो भी समझ में आ गया कि वहां पर क्या है, इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात हुई है, और यहाँ पर क्या बात हुई है, यहाँ पर आपके इंडिविजुअल राइट्स के बारे में नहीं, यहाँ पर डिनोमिनेशन या एनी सेक्शन ऑफ क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में बात हुई है, ठीक है। तो उसको एसपी मित्तल में बताया गया। अच्छा, अब आ जाइए कि आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रीजन। ये क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, किसी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जाएगा, उसको ये, उसको जरूरी नहीं समझा जाएगा कि वो, उसको जबरदस्ती की जाए उसके साथ टू पे टैक्सेस, कि वो टैक्स पे करे। क्या क्या कहा जाएगा, आर्टिकल 27 किसके बारे में बात करता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस, किस चीज के लिए, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses, किसके लिए किया जाएगा, for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। यानी कि आर्टिकल 27 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये है कि भाई कि किसी भी व्यक्ति को क्या है, कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप टैक्स पे करिए, क्या करने के लिए, फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस, क्या आप प्रमोट कर रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं जो पर्टिकुलर रिलीजन है, और उसकी रिलीजियस डिनोमिनेशन जो भी है उनको मेंटेन करने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जाएगा कि भाई आपको, you are not bound to pay taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination, ठीक है। तो ये 27 सिंपल सा ये कहता है, इसमें कोई ऐसी सच कोई चीज नहीं है जिसमें हम, कोई एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है जिसको हम समझें, सब इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 किस बारे में बात करता है, आर्टिकल 28 बात करता है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 28 के 3 क्लॉजेस हैं, उसमें पहला क्लॉज क्या कहता है कि आर्टिकल 21 ये कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है, वो किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं दिया जाएगा, शैल बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो होली मेंटेन किया जा रहा है आउट ऑफ स्टेट फंड, तो उसमें कोई भी धार्मिक इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन नहीं दी जाएगी। कोई भी धार्मिक जो है कि भाई आपको ये करना है, कि भाई आपको यहाँ पर आरती करनी है, या आपको ये करना है, या आपको नमाज पढ़नी है, उसमें कोई भी इस तरीके का इंस्ट्रक्शन, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन
उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं दिया जाएगा इफ दैट इंस्टीट्यूशन इज होली मेंटेन बाय आउट ऑफ स्टेट फंड या होली मेंटेन बाय स्टेट फंड। ठीक है, तो क्या है, अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड है तो उसको कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन देने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे इसको एक तरीके से वो किया गया है। आर्टिकल 28 क्लॉज 2 क्या कहता है कि आर्टिकल 28 क्लॉज 2, अब आर्टिकल 28 क्लॉज 2 एक तरीके की क्या है, एक्सेप्शन बताता है कि भाई जो क्लॉज 1 है, इट शैल नॉट अप्लाई टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन व्हिच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट। अब उन पर अप्लाई नहीं होगा कि जिस पर जो एडमिनिस्ट्रेट जो किया गया है स्टेट के द्वारा, लेकिन इट हैज बीन एस्टैब्लिश, लेकिन वो क्या है, स्थापित जो किया गया है, एस्टैब्लिश जो किया गया है बाय एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट। अगर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट के द्वारा किया गया है तो जो क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 28 है वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आर्टिकल 28 क्लॉज 3 क्या कहता है, आर्टिकल 28 क्लॉज 3 कहता है कि नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड। तो इसमें वही वाली बात की जा रही है कि किसी पर्सन को क्या है, ये रिक्वायर्ड नहीं किया जाए कि वो टेक पार्ट ले, अटेंड करे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो रिकॉग्नाइज है स्टेट के द्वारा या स्टेट उससे स्टेट का जो फंड लिया जा रहा है। ठीक है, या रिसीविंग जो स्टेट से एड ले रहा है स्टेट फंड से। ठीक है, जब तक कि एक इसमें जो है एक्सेप्शन क्लॉज दे दी गई, इसमें क्या कर दिया गया, अनलेस सच पर्सन, या तो वो व्यक्ति या उसके गार्जियन क्या करें, अगर माइनर है तो उसकी गार्जियन हैज गिवन हिज कंसेंट, अगर उन्होंने कंसेंट दे दिया तो ठीक है, वरना क्या है, उनको क्या है, आपको जरूरी नहीं समझाया कि वो टेक पार्ट करें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट हो या रिसीव कर रहा हो एट स्टेट फंड से। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपका। तो हमने देखा 25 देखा, हमने 26 देखा, 27 देखा, 28 देखा। 25 में हमने बात की थी भाई फ्रीडम ऑफ कंशाइंस। ठीक है, उसके बारे में बात हुई। फिर आपका फ्रीडम, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट रिलीजन के बारे में बात की। फिर हमने बताया कि भाई कैसे कैसे जो है अलग अलग तरीके से कैसे वो अलग अलग डिफरेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आर्टिकल 25 26 में हमने बात की कि आर्टिकल 25 जो है इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करता है, जबकि आर्टिकल 26 कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स के राइट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, कलेक्टिव राइट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर हमने बताया देयर आर 4 रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 25, whereas अंडर आर्टिकल 26 हम देखते हैं देयर आर 3 रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि भाई वहां पर क्या है, जब हम रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में बात करते हैं तो हम एसपी मित्तल का केस देखते हैं। एसपी मित्तल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई कलेक्शन ऑफ पीपल होने चाहिए और उनके सर्टेन बिलीफ्स हो और उसके बाद उनका एक ऑर्गेनाइजेशन हो और एक डिस्टिंक्टिव नेम हो। ठीक है, तो ये हमने देखा। फिर हमने 26 को देखा, 26 आर्टिकल देखा कि मैनेज कर सकता है वो अपने अफेयर्स को, फिर अपना ओन अफेयर्स को मैनेज करेगा, एडमिनिस्टर करेगा, प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। ये सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद हमने 27 देखा जहां पर कोई भी व्यक्ति को क्या है, कंपेल नहीं किया सकता पे टैक्स करने के लिए कि आप प्रमोशन करना है भाई उस रिलीजियस कम्युनिटी का या उसका रिलीजियस का। ठीक है, इस तरीके से हमने 28 देखा कि भाई किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो होली मेंटेन किया जा रहा है स्टेट फंड, तो उसको क्या है, कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप जो है क्या करो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उसमें न दिए जाएंगे ना ही। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन दे दिया गया, अगर वो स्टेब्लिश बाय एंडोमेंट और ट्रस्ट है जो ये रिक्वायर करता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है इम्पार्ट की जाने चाहिए, तो ये एग्जाम कर दिया एक चीज ये। ठीक है, और एक एग्जाम ये कर दिया गया कि कंसेंट अगर दे दी गई है तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आ जाइए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जब पढ़ेंगे आप तो आर्टिकल 29 एंड 30 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 29 देख लेते हैं क्या है। जब हम आर्टिकल 29 क्लॉज 1 देखते हैं तो इसमें बात करता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। देखिए कुछ राइट्स जो हैं वो हमने पहले ही, जब हम फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 शुरुआत कर रहे थे, जब हमने बताया था कि देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, whereas there are fundamental rights which are available to all whether they are citizen और वो सिटीजन है या नहीं है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 है और आर्टिकल क्या है आपका 21 है। इवन आर्टिकल 25 जो है ना, आर्टिकल 25 वो भी क्या बात कर रहा है, पर्सन्स के बारे में बात कर रहा है ना, है कि पर्सन्स दिख रहा है आपको,
तो इवन आर्टिकल 25 भी जो है वो आपका पर्सन्स के बारे में बात कर रहा है, यानी कि सिटीजन्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन है, यूज एक्सप्रेशन जो यूज हुए हैं आर्टिकल्स में, ये भी बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 29(1) पर। हमने पहली बात जब सिटीजन्स की तो ये किसके लिए अवेलेबल है? दे आर अवेलेबल फॉर सिटीजन्स, ठीक है, जो रिजाइड करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में। क्या क्या राइट है? दे कैन हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, ठीक है, वो उनका अलग तरीके की उनको लैंग्वेज रखने की अधिकार है, स्क्रिप्ट रखने का अधिकार है, कल्चर रखने का अधिकार है, ठीक है, और उसको कंजर्व करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको कंजर्व करने का, संरक्षित करने का अधिकार है उनके पास, ठीक है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन को जो इंडिया में रिजाइड कर रहे हैं उनको क्या अधिकार है? तीन चीजें इसमें ध्यान रखना। लैंग्वेज, LSC, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। क्या है? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, डिस्टिंक्ट कल्चर हो, डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट हो, तो ये क्या है? वो कंजर्व कर सकते हैं इन लैंग्वेज को, इस कल्चर को, इस स्क्रिप्ट को, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से आर्टिकल 29 क्लास 2 है, वो क्या कह रहा है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन। कोई भी सिटीजन जो है भारत का, उसको जो नागरिक है भारत का, उसको डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन, उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उसको एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा इस बात पर कि वो मेंटेन किया जा रहा है, स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है स्टेट से मेंटेन किया जा रहा है। किस ग्राउंड पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ये हम आपको देख पहले भी पढ़ चुके थे जब हम आर्टिकल क्या कहते हैं आपका 15 पढ़ लेते, तो हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के एडमिशन के बारे में बात की जा रही है कि भाई 29 क्लॉज 2 में ये बात की जा रही है कि किसी भी भारतीय नागरिक को ये एडमिशन लेने के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो मेंटेन किया जाता हो स्टेट के फंड से, या वो स्टेट के फंड को एड रिसीव करता हो स्टेट से, ठीक है। किस ग्राउंड पर? कि उसका रिलीजन अलग है, या उसकी वो रेस अलग है, ठीक है, कास्ट अलग है, या लैंग्वेज अलग है, या इनमें से कोई भी, ठीक है। तो ये दो चीज है। पहले में हमने बात की कि भाई एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन को क्या है? डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर रखने का अधिकार है, कंजर्व करने का अधिकार है। यहाँ पर ये बात की जाए कि डिनायल नहीं किया जाएगा एडमिशन में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, एनी ऑफ देम, ठीक है। अब आ जाइए आर्टिकल 30। देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आर्टिकल 29 में और आर्टिकल 30 में हम थोड़ा सा अंतर देखेंगे, अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। पहले देख लेते हैं आर्टिकल 30 क्लॉज 1। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या कहता है? प्रोवाइड्स दैट ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। देखिए, जब माइनॉरिटीज की बात आएगी इंडिया में, कभी भी माइनॉरिटीज की बात आए तो माइनॉरिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज हैं वो कितने तरीके की हैं? देर आर टू टाइप ऑफ माइनॉरिटीज विच आर रिकॉग्नाइज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन कौन सी है? रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी कि द माइनॉरिटी बेस्ड ऑन रिलीजन और माइनॉरिटी बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ठीक है। देर आर टू टाइप ऑफ माइनॉरिटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहां पर? डायरेक्ट आर्टिकल 30 को रेफर कर दो। क्या कहता है? आर्टिकल 30 क्लॉज 1 प्रोवाइड्स दैट ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। जब ऑल माइनॉरिटीज आ गया तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्शन भी आ गया, रिलीजन बेस पर हो या लैंग्वेज बेस पर हो, लिंग्विस्टिक बेस पर हो या फिर रिलीजियस बेस पर हो। क्या होगा? दे हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। उनको क्या है? स्थापित करने का अधिकार है और संचालित करने का अधिकार है, एडमिनिस्टर करने का भी अधिकार है। वो कैसे चलेगा, कैसे जो है उसको चलाया जाएगा पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, उनको क्या है? अधिकार है, रिलीजियस उस पर भी और लैंग्वेज बेसिस पर भी, ठीक है। अगर कोई मलयालम जो है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है जिसमें मलयाली पढ़ाई जा रही है, या फिर कोई भी जिसमें जो है कोई और लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, ठीक है, तो क्या है? उनको वो स्टेब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि माइनॉरिटीज होते क्या है, ठीक है, माइनॉरिटीज के मतलब क्या है। अभी थोड़ी देर के लिए पहले वो कर देते हैं इसको, इस क्वेश्चन को बाद में बताते हैं कि माइनॉरिटीज क्या होता है, ठीक है। चलिए,
मैं डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? जी सर। अरे यार लाइट चली गई, पता नहीं चल रहा यार। चलिए खैर, कहाँ तक पढ़ा था अभी तक? सर 30 सब क्लॉज 1 चल रहा था आर्टिकल। आर्टिकल कितना? 30 सब क्लॉज 1। अच्छा 30 सब क्लोज वन। चलिए सॉरी यार, ध्यान नहीं रहा, पता ना क्या यहाँ पे मैं पढ़ा दिया आधा आगे तक। चलिए खैर, यहाँ तक ना। सर स्क्रीन सर शेयर नहीं हो रही थी, अच्छा विजिबल नहीं है। एक मिनट रुकिए। बे यार, अब आ रहा है? जी सर। जी यहाँ तक आ गए थे ना हम लोग? जी सर। जी सर। ठीक है 30 सब क्लॉज 1। चलिए। अरे यार पता आधे से ज्यादा पढ़ा दिया। खैर चलिए, अब बता देते हैं। तो हमने 29 क्लॉज 1 क्या था कि भाई एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस क्या होगा, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर होगा, LSC लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर होगा। 29 क्लॉज 2 में क्या है कि भाई किसी भी सिटीजंस को डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन, जब अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या है, मेंटेन बाय द स्टेट है, और किस ग्राउंड पर डिनाई नहीं किया जाएगा, रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर। इस तरीके से आर्टिकल 30 क्लॉज 1 है, जिसमें देखेंगे हम कि ऑल माइनॉरिटीज। अब दो तरीके की माइनॉरिटीज हैं, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, कोई अलग तरीके की माइनॉरिटी नहीं है, दो ही तरीके की माइनॉरिटीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज की गई हैं अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1। क्या है? रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। क्या है इनको, इनके पास क्या अधिकार है? राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। इनको क्या अधिकार है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के तहत, कि उनके पास अधिकार है रिलीजियस माइनॉरिटी को या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं क्या, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपनी चॉइस के अनुसार। ठीक है। इसी तरीके से आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में क्या है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा जब वो एड दे रहा होगा, कि भाई वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ठीक है। चलिए अब हम 29 और 30 में डिफरेंस देखेंगे आगे चलकर। अभी सिर्फ देख लेते हैं कि भाई ये जो 29 और 30 जो स्पेशल जो है राइट जो दिए गए हैं माइनॉरिटीज को, उसका आइडिया क्या है, उसका जो बेसिक वो था, बेसिस था, वो क्या है? तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लाना और फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस लाना। ठीक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना माइनॉरिटीज को और फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस देना। इसी वजह से जो है आपका ये, इसीलिए जो 29 और 30 हमारे संविधान में इनको रखा गया है। ठीक है। तो क्या है, अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस देना, ये आपके हमारे संविधान में रखा गया है इसी वजह से। चलिए, तो ये तो आपका ये हो गया है ना। अब हम देख लेते हैं एक सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ गुजरात था, जिसमें आपके 29 आर्टिकल 29 1 और 20 ये आपका 30 क्लॉज 1 था इसमें। ठीक है, 29 क्लॉज 1 और आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में क्या है आपका, क्या क्या डिफरेंस है उसमें देख लेते हैं। देयर आर मेनली 3 डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस क्या है, आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में ये राइट कन्फर करता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस को, वेयर एज आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या करता है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 29 क्लॉज 1 क्या करता है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस के बारे में बात करता है, चाहे वो माइनॉरिटी ही क्यों ना हो। ठीक है, जबकि 30 क्लॉज 1 क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में बात होगी। तो आर्टिकल 29 एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस के बारे में बात करता है, चाहे वो माइनॉरिटी हो, वेयर एज आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उन्हीं को राइट कन्फर करता है। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा, आर्टिकल 29 क्लॉज 1 क्या है, आर्टिकल 29 क्लॉज 1 कहता है कि आप जो है कंसर्न से 3 चीजों से होंगे, लैंग्वेज से होंगे, स्क्रिप्ट से होंगे और कल्चर से होंगे। वेयर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या कहता है कि आप जो है माइनॉरिटी जो होगी वो दो तरीके से होगी, लिंग्विस्टिक बेस पर और रिलीजियस बेस पर। यानी कि यहाँ पर 3 चीजें हैं, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, जबकि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में 2 चीजें हैं, लैंग्वेज और रिलीजन। ठीक है। तीसरा, यहाँ पर जो है 29 क्लॉज 1 जो है बात करता है कंजर्व लैंग्वेज की, कल्चर को, स्क्रिप्ट की, जबकि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 बात करता है
एडमिनिस्टर करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। तो 3 डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 29 जो बात करता है वो किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 29 बात करता है कि भाई हम एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस के लिए हैं राइट्स, जबकि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 कहता है कि भाई रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए राइट है। 29 क्लॉज 1 ये कहता है कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व किया जाएगा, इससे कंसर्न है हम। जबकि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 कहता है कि हमारा जो कंसर्न है वो लैंग्वेज और रिलीजन से है। 29 क्लॉज 1 कहता है कि भाई हम राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर के बारे में है, जबकि 30 क्लॉज 1 ये कहता है एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो देयर आर 3 डिफरेंसेस जो आपके आर्टिकल 29 और 30 में। तो ये समझ में आया आपको? चलिए ठीक है। अब राइट टू एडमिनिस्टर क्या होता है? 4 तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। वैसे ये कभी पूछा नहीं गया है, बस देख लो सिर्फ खाली समझने के लिए कि राइट टू एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है। कि राइट टू चूज मैनेजिंग और गवर्निंग बॉडी, राइट टू एडमिनिस्टर है तो उसको अधिकार होगा कि गवर्निंग बॉडी के किस को चूज करने का, उनको चुनने का, टीचर्स को चुनने का, राइट टू चूज टीचर्स, राइट टू एडमिट स्टूडेंट ऑफ देयर चॉइस, कौन से स्टूडेंट लिए जाएंगे, लेकिन एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। चौथा जो है वो आपका कि प्रॉपर्टीज का कैसे यूज किया जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो राइट टू एडमिनिस्टर का मतलब 4 मैटर से रिलेटेड है। राइट टू चूज मैनेजिंग गवर्निंग बॉडी, टीचर्स को चुनने का अधिकार और एडमिट करने का स्टूडेंट को, लेकिन एकेडमिक क्वालिफिकेशन जरूरी है। चौथा क्या है? राइट टू यूज द प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। ठीक है, तो ये है। अब मेनली आप आ जाइए कि एक केस हुआ था जहां पर हम जब शुरू में बात कर रहे थे माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि माइनॉरिटी कैसे रिगार्ड किया जाएगा, कि माइनॉरिटी को एज अ नेशन की तरीके से देखा जाएगा या फिर माइनॉरिटी को स्टेट यूनिट की तरह देखा जाएगा। तो एक फेमस जो है लैंडमार्क जजमेंट हुआ TMFI फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2002 का जजमेंट है। इसमें इसमें क्या कह दिया गया? इसमें कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट इज टू बी रिगार्डेड एज यूनिट। स्टेट को क्या है? एज अ यूनिट की तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, अगर हमें किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप केरला में हैं और आप वहां पर हिंदी स्पीकिंग इंडिविजुअल है, हिंदी स्पीकिंग पर्सन है, और आप वहां पर अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो क्या है? आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि केरला में मलयालम जो है, मलयाली लैंग्वेज जो है वो क्या है, मलयालम जो है वो आपका वो मेजोरिटी में है। तो आपके क्या है? आपको अधिकार है कि वहां पर आप, क्यों? ये अधिकार कैसे आया? ये अधिकार आपका TMFI फाउंडेशन में, जहां पर माइनॉरिटी को बताया कि जब माइनॉरिटी को डिटरमाइन किया जाएगा तो स्टेट को एज अ यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जब भी आप माइनॉरिटी को डिटरमाइन करोगे, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, तो आपको क्या देखना है? स्टेट को देखना है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि स्टेट जो है, स्टेट शैल बी टेकन एज अ यूनिट टू डिटरमाइन वेदर इट इज अ रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को डिटरमाइन करने के लिए आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि स्टेट किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में बात की, JNK में आप देखेंगे कि मुस्लिम मेजोरिटी में है, तो वहां पर आपको, अगर हिंदूज है तो वहां पर माइनॉरिटी माने जाएंगे, हिंदूज माइनॉरिटी माने जाएंगे, उनको अपना क्या है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार होगा। ठीक है, वो सारी चीजें ये आपको एक तरीके से सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं, आपको क्या देते हैं? आपको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देते हैं, है ना? आपके अंदर क्या है? जो माइनॉरिटी है उनके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ सिक्योरिटी को क्या है? इंस्टिल करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी केस में TMFI फाउंडेशन केस ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट केस है ये, बहुत इंपोर्टेंट केस है। TMFI फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, बहुत इंपोर्टेंट केस है। जब भी आप माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात करेंगे, TMFI फाउंडेशन केस जरूर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, इंस्टीट्यूशन जो स्टेट फंड रिसीव कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट के रूल मानने पड़ेंगे, ये इस केस में दूसरी बात थी। तीसरी बात क्या थी कि भाई अगर आप अनएडेड इंस्टीट्यूशन है, चाहे आप स्टेट से, आप जो है आप स्टेट से जो है फंड रिसीव नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे आप? कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, चौथा क्या है? कि रिकॉग्निशन एफिलिएशन जरूर कंप्लाई होना चाहिए। ठीक है, पांचवा, अगर कोई एडेड इंस्टीट्यूशन है तो उसको रीजनेबल नंबर ऑफ माइनॉरिटी, नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एडमिट करना पड़ेगा। छठा क्या है? कि आप खुद का प्रोसीजर बना सकते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया आपको कि माइनॉरिटी क्या होता है और 29(1) और 30(1) में क्या डिफरेंस है? ठीक है, समझ में आया? बताइए भाई। जी हेलो, सर। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। जी सर। चलिए, सर अच्छा,
जी जी सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे मेंस होता है जुडिशरी का, तो सर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है अरे मेंस में? क्यों नहीं बनता, ये तो मेन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फंडामेंटल राइट से ही मेंस के क्वेश्चन, फंडामेंटल माइनॉरिटी। राइट, डीपीएसपी, इनसे ही मेंस के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। यानी कि 2 क्वेश्चन तो आप समझ ठीक लीजिए है कि सर। यहाँ से, क्योंकि 50 नंबर का यूपी में अगर आप दे रहे हैं तो 50 नंबर का यहाँ से आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा यानी कि। ठीक है, मेनली यही ठीक फंडामेंटल है राइट और सर। डीपीएसपी से ही आता है। ठीक है, चलिए। तो ये आप देख लीजिए, क्या नाम है, हमने बताया था कि टीएमएफआई फाउंडेशन को ध्यान रखना कि स्टेट को एज ए यूनिट के तौर पर लिया जाएगा। अच्छा, अब ये देख लीजिए, एक और केस है इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पर क्या हुआ था, इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में यहाँ पर ये बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि भाई क्या है, खुद की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है अपनी ओन फीस स्ट्रक्चर रख सकते हैं, लेकिन क्या है, कैपिटेशन फी और प्रॉफिटरिंग फीस चार्ज नहीं करेंगे वो। ठीक है, जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी खुद की फीस स्ट्रक्चर रख सकते हैं, लेकिन कैपिटेशन फी चार्ज नहीं करेंगे, या प्रॉफिटरिंग जो फी होगी वो चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। नीट का एग्जाम किसमें अपहेल्ड किया गया था, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो 29 30 हो गया। अच्छा, 31 जो है हमने पहले ही बताया था कि आर्टिकल 31 जो है आपका क्या कर दिया गया है, आर्टिकल 31 को आपका वो हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया, क्यों रिपील कर दिया गया, आफ्टर द 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत उसको हटा दिया गया था। पहले ये जो है आपका राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी जो है एक फंडामेंटल राइट था, बट नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दैट इज आर्टिकल 30 क्लॉज ए। ठीक है, तो इसको लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। ठीक है, चलिए। अब आ जाइए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या क्या रेमेडीज होंगी कि आप जो है फंड, अगर आपका ब्रीच होता है, देखिए बहुत ज्यादा इस पे से इस आर्टिकल 32 से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, कई कई चीजें जो है इसमें पूछी जाती हैं। तो इसमें क्या है कि भाई आपके पास राइट्स तो हैं, बट आपके पास अगर उनको इन्फोर्स कराने की रेमेडी नहीं है, ठीक है, तो वो रेमेडी क्या है, यूजलेस है। ठीक है, तो इफिकेशियस रेमेडी होने के लिए जरूरी है कि वो रेमेडी जो है, हम कोई राइट जो इफिकेशियस राइट होगा तो उसको क्या है कि कोई रेमेडी हो जिसके थ्रू हम उसको इन्फोर्स करा सकें। तो ऐसे ही जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है कि अगर भी कोई भी आपका वायलेशन हो रहा है पार्ट 30 के किसी भी राइट्स का, तो यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एज वेल एज अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, हाई कोर्ट आप मूव कर सकते हैं अगर 226 में है ना, अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आर्टिकल 32 क्लॉज 1 में क्या है कि आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के माध्यम से, अगर आपका कोई भी वायलेशन हो रहा है पार्ट 3 का। इसी तरीके से भाई आप ये जो है 30 क्लॉज 2 जो है एम्पावर करता है कोर्ट को कि भाई रिट्स इशू कर सकता है। रिट्स किस तरीके की, हैवियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्जरी, इस तरीके की रिट को इशू कर सकता है। क्या करने के लिए, इन्फोर्समेंट कराने के लिए राइट्स का जो कि पार्ट 3 में है। या फिर कोर्ट, या फिर यहाँ पर ये भी दे रखा कि पार्लियामेंट जो है लॉ बनाकर एक लॉ के द्वारा पार्लियामेंट में बाय लॉ क्या कर सकता है, किसी और कोर्ट को ये अधिकार दे सकता है कि जो 30 क्लॉज 2 में जो पावर्स दे रखी है, रिट्स की जो पावर है उनको एक्सरसाइज कर सके। ठीक है, इसी तरीके से आर्टिकल 30 क्लॉज 4 32 क्लॉज 4 में है कि भाई ये जो है आपका सस्पेंड नहीं किया जाएगा जब तक कि जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग ही सस्पेंड किया जाता है, वरना इसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। बहुत बार ये आता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ये आता है कि आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल कहा है। इसी तरीके से जैसे आर्टिकल 32 है, इसी तरीके से आपका आर्टिकल 226 है जो कहता है कंकरेंट जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स के बारे में बात करता है कि इन केस ऑफ अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो यू कैन ऑल्सो मूव टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। ये जो आर्टिकल 226 है ये जो है ज्यादा बड़ी रेमेडी है आर्टिकल 32 के से भी ज्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनी अदर लीगल राइट का वायलेशन होगा तो भी आप जा सकते हैं। वहां पर जब आप देखेंगे आर्टिकल 32 में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यहाँ पर क्या है कि आप फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज एनी अदर लीगल राइट, तो ये क्या है, हम कह सकते हैं कि 226 क्या है, इज वाइडर देन आर्टिकल 32। ठीक है, चलिए। इसी तरीके से श्रीमंत बाला साहेब पाटिल वर्सेस कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें क्या कह दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है और ये क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इसलिए पार्लियामेंट जो है कैन
नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैन अब्रोगेट और टेक अवे द सेम। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में हो गया। आगे क्लास ली जाए या नहीं? शक्ति भाई आगे क्या? तो ये फंडामेंटल राइट्स हो गया आपके। ठीक है, समझ में आया आपको? नहीं कोई क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग? आगे बढ़ा जाए, अभी तो 5 मिनट है। शक्ति भाई है यहाँ पर? शक्ति सर है आज? नहीं, कोई आया नहीं है। जी यस सर सर है। अच्छा, शक्ति सर है। चलिए तो 5 मिनट ले लेते हैं शक्ति सर से, थोड़ा सा जरा डीपीएसपी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल इंशाल्लाह डीपीएसपी खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है आपका पार्ट 4 है, ध्यान रखना इसको, पार्ट 4 है ये। इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक है। क्या कहता है इसमें? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है। ठीक है, कि ये क्या है? फंडामेंटल गवर्नेंस है। किसी भी गवर्नेंस, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको चलाने के लिए फंडामेंटल, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या जो है आपका उसके एम्स होंगे, उनको बताने के लिए आर्टिकल जो है 36 से 51 तक जो पार्ट 4 है वो आपका डिस्कस करता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले, हमारा क्या होता था, एक स्टेट जो है पहले पुलिस स्टेट होता था, उसकी सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी क्या थी कि अपने जो नागरिक हैं उनकी रक्षा करना है, उनको प्रोटेक्शन देना है बस। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, जहां पर ये देखा गया कि भाई स्टेट को सिर्फ और सिर्फ नागरिकों की सुरक्षा करना ही काम नहीं है, उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उनको बेटर न्यूट्रिशन फूड देना, उनको बेटर लिविंग स्टैंडर्ड देना, ये भी स्टेट का काम है। तो ये जो है आपका एक तरीके का डीपीएसपी बताता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहां से लिए गए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ध्यान रखना, आयरलैंड से लिए गए। बिल्कुल, आयरलैंड से लिए गए। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? जो डायर है ना, डायर, इसी में आयरलैंड छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए। तो ये क्या है? जैसे हमने देखा पार्ट 3 क्या है, एक नेगेटिव वो है कि स्टेट के अगेंस्ट में नेगेटिव वो है। लेकिन जब आप पार्ट 4 देखोगे तो वो क्या है? पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स है। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है वो स्टेट के ऊपर कि भाई स्टेट को ये करना है, ये करना है, स्टेट को ये करना है। ठीक है, आप जब भी देखोगे उसके वर्ड में जाओगे तो वहां पर आपको यही दिखा जाएगा कि आपको ये करना है। एक तरीके से क्या है, ये आइडियल्स है, यानी कि एक मोरल फोर्स है जो कि पब्लिक ओपिनियन बताते हैं कि भाई इलेक्शंस के टाइम पर आपको ये करना है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ज्यादातर उनके मैनिफेस्टो देखोगे आप, उनके जो तो वो कहाँ से इंस्पायर होते हैं? वो यहीं से इंस्पायर होते हैं। ठीक है, ज्यादातर कहीं ना कहीं यहीं से लिए गए होते हैं। तो एक तरीके क्या है, एक मोरल फोर्स है पब्लिक ओपिनियन का, जिसको अकाउंटेबिलिटी एट द टाइम ऑफ इलेक्शन हम देखते हैं। चलिए, तो आर्टिकल 36 में सिंपल सा यही दे रखा है कि भाई आर्टिकल जो स्टेट यूज हुआ है आर्टिकल 12 में, वो सेम यहाँ पर उसकी मीनिंग होगा, अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। ठीक है, आर्टिकल 37 में क्या है? आर्टिकल 37 में हम देखते हैं कि स्टेट की क्या है, ये ड्यूटी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस डायरेक्टिव इन मेकिंग लॉज। और आर्टिकल 37 में ये बात की गई है कि ये जो है नॉन जस्टिशिएबल, ये क्या है? नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल है और फंडामेंटल इन द गवर्नेंस है। नॉन जस्टिशिएबल को हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। नॉन जस्टिशिएबल क्या होता है? जो इन्फोर्स नहीं किया जाता कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, इसको ध्यान रखना। नॉन जस्टिशिएबल तो है ये, बट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई द डायरेक्टिव इन मेकिंग लॉज। व्हाइल मेकिंग लॉज, तो स्टेट को क्या करना चाहिए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को जरूर ध्यान में रखना। जैसे आपका 103rd अमेंडमेंट था, जिसको आर्टिकल 46 को जो है ध्यान में रखते हुए 103rd अमेंडमेंट, जो ईडब्ल्यूएस था, इकोनॉमी वीकर सेक्शन जो था, उसको लाया गया था। तो 103rd अमेंडमेंट में से लाया गया था। बस थोड़ी देर और 1-2 मिनट और ले रहे हैं, फिर शक्ति सर को क्लास हैंड ओवर की जाएगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की देखें तो हम क्या है, कुछ इसमें जो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, और कुछ लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, कुछ तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल है, कुछ लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है। चलिए, आज के लिए इतना काफी है, कल से देखेंगे बाकी। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए, कल देखते हैं बाकी। ओवर टू शक्ति सर।